दोस्तों कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 2024 की वैकेंसी में एक सीट आपको पक्की करना ही करना है। कुछ भी हो जाए आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार का मौका अगर आप खो देते हैं तो पता नहीं आगे आने वाला समय कितना डिफिकल्ट हो जाए। हो सकता है कि इस बार जो वैकेंसी आई हैं इससे भी कम आए अगले साल, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से अपनी जो सरकार है नाकामयाबी दिखा रही है, बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है, ऐसा आने वाले समय में हो सकता है और भी बदतर हालत हो जाए। तो बस करो या मरो वाली कहानी लगाइए आप और 2024 में एक सीट अपनी पक्की करिए। इसीलिए हमारा भी प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो करवाता तो सबको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर बताता है, लेकिन इसके साथ हम स्पेशल क्या कर रहे हैं कि हम चित्र भी आपको दिखाएंगे। जो क्वेश्चन बता रहे हैं अगर कोई चित्र वाला है तो उसको फिगर भी समझाएंगे, और जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो सकें। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल पाए और आपकी तैयारी बूस्ट हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और हम पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग देखते भी होंगे हमारे वीडियो, तो उन्हें पता होगा कि हम एक तरफ से क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और सारे करते जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो साइंस मैथ रीजनिंग जी के कुछ भी आए, हम सारा करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस छोटे से चैनल को जब आप प्यार और स्नेह देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और लगता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों आपको यकीन हो जाए इसलिए मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि सर आप पेपर भी बता दिया करिए कौन शिफ्ट है। तो आप देख लो 8/4/2021 को जो दोपहर की शिफ्ट में था पेपर हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। 8/4/2021 वाला क्वेश्चन है, यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं रेलवे की हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये मान लीजिए, और एकदम आसान ट्रिक होती है। देखो क्या होती है, सबसे पहले आप ये देखो कि परसेंटेज क्या है, तो 40 आप नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, कम लिखा है या ज्यादा, तो आप कहेंगे कम लिखा है। तो जो भी लिखा है पहले तो 100 लिखो, कम हो या ज्यादा इससे मतलब नहीं है, 100 लिखो। और अगर कम वर्ड आ जाए तो माइनस लगा करके जो ऊपर लिखा है ना आपने 40, यही आप घटा दो। अगर यहाँ पर ज्यादा लिखा होता तो हम 100 में से 40 को प्लस करते। बात समझ में आ गई, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। इंटू में आप 100 कर दीजिए, मतलब हो जाएगा 40 बटे में 60 गुणे में 100 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया, 2 3 6 हो गया, 3 है, 2 दूनी 4, यानी कि आगे आ जाएगा हमारा 200 बटे में 3। ठीक है, तो काटिए, 3 छंग 18, 2 बचेगा तो 3 छंग 18 पॉइंट आएगा। फिर देखो 20 हो जाएगा पॉइंट के बाद, तो 3 छंग 18 आगे 6 6 आता रहेगा, तो इसको एक बढ़ा के 7 लिख देते हैं और खत्म करते हैं। तो 66.67 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो गया। देखा, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, और देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है 0.01 सेम डिजिट है। देखो जैसे यहाँ पर ये है, नीचे भी है, नीचे भी ऐसे ही है, बस क्या चेंज है, केवल पॉइंट का अंतर हो गया है। एक पॉइंट यहाँ पर और भी पहले लगा दिया गया है नीचे वाले में, ऐसा। तो ये बेवड़ा हम इसको बेवड़ा मेथड से लगाते हैं। बेवड़ा मेथड दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आप देखो कि जो पॉइंट का अंतर है ना वो कितने कितने का अंतर है पॉइंट में। जैसे देखो यहाँ पर कितने के बाद, मैं इसको और थोड़ा सही करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये वाला कितने डिजिट के बाद है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जैसे देखो 0 1 और यहाँ पर पॉइंट है, जबकि इसी का नीचे देखो ये है 0.001। ठीक है, बात समझ में आ गई। लास्ट में देखो सब में यही हाल है, जैसे देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट, ऐसा आ रहा है। तो एक एक का अंतर, यहाँ पर भी देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी कि एक डिजिट बढ़ाकर नीचे पॉइंट है, ऐसा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक डिजिट बढ़ा कर लिखते हैं। एक डिजिट बढ़ाने का मतलब अगर एक डिजिट का अंतर है तो एक जीरो लगाएंगे नीचे। बात समझ में आ गई आपको, एक डिजिट लगाएंगे। अब देखो क्या करना है हमें कि ये जैसे मान लो कि यहाँ वाले का आंसर आएगा 1, तो नीचे वाले का क्या आएगा, ये आएगा 10, लेकिन इसको हमें उल्टा कर देना है, तो ये आ जाएगा 10। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 100। तो बस उत्तर आ जाएगा हमारा 100। अभी कुछ लोगों की ये मेथड समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने कैसे कर दिया जबरदस्ती। तो जबरदस्ती नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे देखो ये वाला है तो 0.01 लिखा आपने,
इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लिखेंगे आप? तो यही तो आप कहेंगे। मैं डायरेक्ट हटा हटा के लिखता जाता हूँ। 1/100 हो जाएगा, प्लस आएगा, इसको क्या लिख सकते हो 22 में, और 100 लिखोगे आप। यहाँ पर प्लस स्क्वायर थोड़ी देर के लिए आप हटा दो, यहाँ पर 333 और नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 10 दे देते हैं, इनटू ये आ जाएगा 4 4 4444 और नीचे आ जाएगा 1 और 4 जीरो लगा दो। ऐसे आ गया, बात समझ में आई? अब ठीक नीचे देखो ध्यान से, यही तो होगा लगभग, यानी कि 1 में हो जाएगा यहाँ पर 3 जीरो, एक एक जीरो बढ़ रहे हैं नीचे, प्लस और यहाँ पर 22 और बटे में आ जाएगा 3 जीरो। यहाँ पर 3 जीरो थे तो अब की बार कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे करके आ जाएगा 4 जीरो, यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे, 4 4 4 ऐसे करके 5 जीरो लग जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो इनका ये जो एलसीएम होगा दोस्तों और ये जो एलसीएम होगा, दोनों का सेम ही तो होगा, बस फर्क क्या होगा, एक जीरो का अंतर होगा। ऊपर वाले में एक जीरो कम लगेंगे और नीचे वाले में एक जीरो ज्यादा। जैसे ऊपर टोटल एलसीएम लेने पर आ जाएगा एक बना करके कितने, 4 जीरो, नीचे इनका एलसीएम लोगे तो एक बनाकर कितने जीरो, 5 जीरो, ऐसे आएगा। बात समझ में आ गई? तो इन सब से आप एक काम कर सकते हो, कॉमन ले लो, मतलब इसका एलसीएम आएगा। मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करता हूँ, चलो देखते हैं। ये आएगा एक बना करके 4 जीरो, तो यहाँ पर कॉमन ले लो, एक बना के 4 जीरो ऐसे करके, नीचे एक बनाकर 5 जीरो, ऐसे कॉमन लेंगे आप। ये डायरेक्ट अभी कॉमन नहीं आएगा, अगर आप सोच रहे होंगे एक बना के 4 जीरो, ये डायरेक्ट कॉमन एलसीएम लेने के बाद आप करेंगे, ठीक है? तो ऐसे करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा आगे चल के। तो आगे चल के जब कटेगा दोस्तों, तो हमारा पास क्या बचेगा, 1 में यहाँ पर हो जाएगा एक बना के 3 जीरो, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 4 जीरो रहेंगे, और नीचे आएगा एक बना करके 5 जीरो, यानी कि ये और ये, ठीक है? इसको जब आप ऊपर कर जाएंगे, यानी कि बटे के नीचे जब बटे होता है, तो हम इसको नीचे वाले को ये वाला उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करके कहने का मतलब है कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 बटे में 1, ठीक? तो देखो 4 जीरो, 4 जीरो काट दीजिए तो बचा कितना, 10। अब लगा था स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 100, बस उत्तर हमारा 100 आ जाएगा। मैंने आपको जो पहले ट्रिक बताई थी उसको आप याद रखना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जाम में कि आप एक एक करके डिवाइड करें, ये करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये कब लगेगा, जब यहाँ पर सेम डिजिट आ जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था? तो देखो रॉलेट एक्ट की जो शुरुआत करी थी वो 1919 थी, लेकिन इसके पहले लिख लो आप 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के उसमें अगेंस्ट शुरू हुआ था विरोध। और सत्य एवं अहिंसा, उन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे और कोई अहिंसा नहीं करेंगे, और इस पर हम ये जो रॉलेट एक्ट है इसका हम विरोध करेंगे, ठीक है? ये बोलते हैं। और यहीं पर देखो दोस्तों, इसका रॉलेट एक्ट मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो हमारे दोस्त लोग पिछली वीडियो से देख रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें पता होगा कि रॉलेट एक्ट का एक दूसरा नाम भी हमने बताया था। क्या बताया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरा बताना, देखते हैं कितने लोगों को अभी भी याद है। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, इसको किस और नाम से हम जानते हैं? इसकी मैं फोटो भी दिखा देता हूँ आपको रॉलेट एक्ट में। ये देख सकते हैं आप कि जो गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं और महिलाएं भी शामिल है इसमें, ठीक है? महिलाएं भी शामिल हैं। अब देखो मैंने आपसे पूछा था अभी पीछे कि रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन भी ले लो आप, पीला कानून, हरा कानून, लाल कानून या फिर काला कानून। किस नाम से हम जानते हैं रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम, आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है, सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। यानी कि सरकार ने जितने भी शहर के अंदर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको सबको आदेश दिया है, जो निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट हैं, क्या बोला है कि 3 साल तक तुम लोग फीस नहीं बढ़ाओगे, जितनी फीस चल रही वही चलेगी। अब हम धारणाएं क्या बना सकते हैं? धारणा है कि निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें, क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। अरे भाई, तुम्हारा स्कूल प्राइवेट है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम सरकार की बातों को नहीं मानोगे, भाई उनके अंडर में ही तो रहोगे ना। सरकार का कहना नहीं मानोगे, मान्यता रद्द हो जाएगी। तो इसका मतलब निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा लगता कि निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार ऐसा निर्देश देती क्या? न देती ना। तो इसका मतलब तो सरासर गलत बोल रहा है ना, कि निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। अरे भाई, करना पड़ेगा उनको पालन, इसलिए ये कह रहा है नहीं करेंगे तो गलत हो रहा है।
अगला है, शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है क्या? कि अगर मैं कहूँ कि ₹10 की चीज़ है और आप कहें नहीं भई मैं ₹20 दूँगा इस चीज़ के, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता ना। तो इसका मतलब शुल्क देने के लिए उत्सुक कौन होगा भाई? वो तो और चाहते हैं ना कि फीस कम हो जाए हमारे बच्चों की, गार्जियन चाहते हैं। तो फीस वो ज़बरदस्ती क्यों देंगे बढ़ा कर के? तो ये भी गलत है। क्योंकि देखो ना, सरकार ने इसीलिए तो बोला है वर्तमान शुल्क में वृद्धि ना करें, ताकि लोगों को आसानी हो सके, उनके अभिभावकों को सुविधा हो सके। इस वजह से उन्होंने मना करा है, ठीक है? और अगर उनको समस्या ना होती अभिभावकों को, सरकार भी ना बोलती कम करने के लिए। तो अब इसमें से कोई सही नहीं लगा भाई हमको तो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ना तो धाड़ा फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, बाकी सारे लिनक्स, एंड्रॉयड, मोज़िला, फायरफॉक्स जितने भी आप यहाँ पर फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, सारे के सारे ये क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना सॉफ्टवेयर बनाता है और वो किसी को जारी करता है, तो उसको एक लाइसेंस देता है कि भाई मुझसे परमिशन ले रहे हो तुम, इसके लिए पैसा पेड कर दो और तुम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कॉपीराइट धारक जो होता है, कॉपीराइट का मतलब कि जो इसका ओनर होता है, वो इसको देता है कि लाइसेंस देता है कि लो तुम मेरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, अपना पासवर्ड ले लो, अपना तुम चेंज कर लो, ऐसे कर लो। मतलब उससे परमिशन लेकर करना होता है। पैसा उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, ये कह सकते हो कि वो पेड होता है, ठीक है? कौन? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ये ओपन सोर्स में नहीं आता क्योंकि इसको यूज़ करने में कोई चार्ज नहीं लगता हमको, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है, तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। यदि तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक तार है, कोई भी तार है मान लो, तो मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं। मान लो कि ये वृत्त बना दिया। अब ये बताओ कि जो वृत्त होगा, तो ये जो लंबाई होगी ना इतनी सारी, इसको अगर हम सीधा कर दें ऐसे करके, तो ये लंबाई तार की ही तो निकल आएगी। इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी ना, वो इस वृत्त की पूरी इस लंबाई की होगी, यानी कि परिधि की बराबर ही तो होगी हमारे। तो परिधि के बराबर होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो परिधि आएगी वृत्त की, और वही आगे क्या बोल रहा है, उसमें से कह रहा है आगे, तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो इसका मतलब अगर हम वर्ग बना दें, ये वाला ऐसे करके वर्ग बना दें, और यहाँ पर ये बना दें सर्कल कोई भी, मान लो कि ये सर्कल बन गया, तो इन दोनों की यानी कि इसको काट कर अगर बीच से अलग करें, तो ये पूरी जो लंबाई होगी इस पूरे की लंबाई के बराबर ही होगी दोस्तों। समझ में आया? यानी कि इसकी परिधि और वर्ग की परिधि दोनों बराबर ही होंगी। तो बस आप बराबर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, ठीक है? बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और भुजा को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए a, ठीक है? 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी हमको, और इसके बाद r क्या है? r मतलब त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, तो 70 लिख दो, बराबर में 4 इंटू में a। 7 से 60 कट गया, समझ में आया? अब यहाँ से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2a आएगा, और यहाँ पर बचेगा 22, इसको भी काट दो, 2 1 कम 2 11 यानी कि 11, ये 0 है यहाँ पर, तो 0 110 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर जो 21 है दोस्तों, इसमें इसकी बात करी गई है, ठीक है? और अनुच्छेद 22 जो होता है, 22 को आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि 22 में क्या होता है, और वहीं 24 में देखो, 24 के लिए हमें क्या होता है कि जैसे दुकानें होती हैं या कोई कारखाना है या कोई होटल है, वहां पर 14 साल से कम के बच्चों को लेबरगिरी पर नहीं रख सकते हो आप, ठीक है? उनसे मजदूरी नहीं करा सकते हो। ये क्या करता है? निषेध करता है अनुच्छेद नंबर 24। वहीं 23 की बात करते हैं, तो जबरन हम किसी से मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, किसी को मानव तस्करी पर रोक है, और किसी से श्रम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती करके कि भाई हमने पैसा दिया है, नहीं 10 घंटे नहीं तुम 20 घंटे काम करो, मैंने पैसा दिया है तुमको, ठीक है? तो ये नहीं करवा सकते हो अनुच्छेद नंबर 23 के अनुसार। लेकिन 24 इसी से मिलता जुलता है कि किसी भी 14 साल से कम से बच्चे से आप श्रम, शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करवा सकते हो।
ठीक है, 21 तो बता ही दिया आपको, जीने का अधिकार, और 22 जो है मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट में बता देना। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु, यानी कि उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उनके सॉल्यूशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो उसको बैंकिंग लोकपाल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लोगों की शिकायतें होती हैं सब इनका समाधान कौन करता है, जो वहाँ का लोकपाल होता है, बैंकिंग लोकपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया है, तो किस चीज से शेर बना हुआ है दोस्तों, तो शेर बना हुआ है चक्र दंतों से, कई सारे चक्र है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको फोटो में। मेक इन इंडिया का जो शेर है वो कैसा है, ये है देखो शेर, मेक इन इंडिया का शेर है, तो देखो किस चीज से बना हुआ है, देखो चक्रदंत है, ये सारे के सारे चक्री जैसे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे इनसे बना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना इसको। ठीक है, तो देखो सारी की सारी यहाँ पर लोहे की चक्री जैसे लग रही हैं, तो ये मशीनरी जैसे होती है ना पूरी पूरी, वही दिख रहा है यहाँ पर, इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है जो मेक इन इंडिया का शेर बना हुआ है। इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया के दोस्तों हुई थी 25 सितंबर में, इसको कलर चेंज करता हूँ, 25 सितंबर और 2014 को हुई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2024 को। देखो मेक इन इंडिया का नाम ही मतलब क्या है कि भारत में निर्मित, यानी कि भारत में औद्योगिक चीजों को जो निर्माण होती है उनको बढ़ावा दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ चीजें उत्पादित हों, किसी और देश पर हम निर्भर ना रह सके, इसलिए योजना चलाई गई थी मेक इन इंडिया। क्वेश्चन है, कालानुक्रम ढंग से, यानी कि अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। इन चारों में से कंपेयर करने पर है कि सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और ये हुई था 13 अप्रैल को और 1919 को हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, और मैं दिखा दे 15 अमृतसर, और हमारे दोस्त लोग कुछ जुड़े हुए होंगे, बताना अगर आप लोग आसपास क्षेत्र से कहीं से हैं, और ये पड़ता है अमृतसर पंजाब में। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड का संबंध कहाँ से है, पंजाब अमृतसर से। वहीं पर असहयोग आंदोलन की दोस्तों बात करते हैं, तो इसकी ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी, 1920 को शुरुआत हुई थी, और चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में, और इसकी वजह से गांधी जी को अपना जो ये आंदोलन है वो वापस लेना पड़ गया था, तो इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। वहीं पर देखो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये हुआ था 8 अगस्त को और 1942 को। ठीक है, ये एक दो बार पूछा जा चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कई वीडियो में बताया है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ शुरू हुई थी, आप लोग बताना। सबने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर फोटो भी आप लगा दूंगा, आप देख लेना आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर डालेंगे, तो देखो ए करता है 10 दिनों में और वहीं पर बी टाइम लेता है 4 दिन, इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे 20 आएगा, तो 10 से भाग दीजिए 2 बार में, 10 दूनी 20, और 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में। अब कह रहा है दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों जब मिल जाएंगे ए प्लस बी मिलने पर क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी 2 और इसकी 5, यानी कि कुल 7 की क्षमता से काम होगा। टोटल काम हमारे पास 20 है और 7 की क्षमता से काम होगा, तो इतने दिन लगेंगे 20/7 करने में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। देखो दोस्तों, पिछली बार जो क्वेश्चन थे हर एक सेट में, शायद ही कोई ऐसा सेट हो जिसमें ना मिला हो, हर एक सेट में पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन जरूर आता था, और एनटीपीसी में तो आया ही आया है, जिस पेपर पे आप देख रहे हो देखो आ भी गया है, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इससे रिलेटेड थे, पीरियडिक टेबल से। तो देखो अष्टक नियम किसने दिया था, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। अगर आपको न्यूलैंड्स भी याद है तो भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ये जो अष्टक नियम है इसको दिया था 1864 में, किसने दिया था ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इसका कहना क्या था, इन जो वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कि परमाणु जो है, जितने भी परमाणु है हमारे पास, उन सबको अगर हम भार के बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो 8वें के समान हो जाएगा। मतलब अगर देखो पहला वाला है, पहले चलते हैं पीरियडिक टेबल पे, ये है देखो पीरियडिक टेबल। उन्होंने क्या बोला था कि अगर जो हाइड्रोजन है वो पहले नंबर पे आता है, तो वहीं पर इसका जो गुणधर्म मिलेगा वो फ्लोरीन से मिलेगा, और फ्लोरीन का मिलेगा क्लोरीन से मिलेगा।
ऐसे करके। लिथियम का जो परमाणु गुणधर्म होगा वो मिलेगा सोडियम के अनुसार। जैसे देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, और इसका कितना होता है, ये होता है 11 होता है, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम तीसरे से चलते हैं तो 8वां नंबर जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 11, और 11 मिलेगा सोडियम। तो लिथियम का गुणधर्म सोडियम से मिलता जुलता होगा। ठीक है, अगले हैं जॉन डोबेराइनर। तो डोबेराइनर के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने दोस्तों दिया था त्रिक सिद्धांत, याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा गया था त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो त्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक यही थे, डोबेराइनर, और उन्होंने दिया था 1817 में त्रिक सिद्धांत। और ग्रुप बी में सन भी पूछ लिया था एक बार कि त्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूलैंड्स ने डोबेराइनर ने, माफ कीजिएगा, त्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक डोबेराइनर ने कब त्रिक सिद्धांत दिया था, 1817 में, ऐसा भी याद रखना। इन्होंने बोला था कि अगर हम तत्वों को उनके द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो कि एक ए है, बी है और सी है, तो अगर ए और सी दोनों को हाथ जो द्रव्यमान हम जोड़ देंगे और एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज आएगा वो बी का होगा, ऐसे करके। जैसे देखो यहाँ पर देखो, जैसे सोडियम होता है तो जैसे यहाँ पर दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर हम क्लोरीन का और ब्रोमीन का माफ कीजिएगा आयोडीन का, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखो 35.5 इसका हो गया क्लोरीन का द्रव्यमान, और आयोडीन के 127 हो गया, और 2 से भाग दिया क्योंकि हम वो निकाल रहे हैं इसका जो एवरेज है। तो दोनों को ऐड करने पर और डिवाइड 2 से करने पर 81.25 आ रहा है। तो लगभग देखो ब्रोमीन का 80 होता है, 80 के आसपास, तो यही तो आ रहा है। तो यही बोला था उन्होंने कि अगर हम उनको बढ़ते क्रम में रखें तो उसके एक आगे वाला एक पीछे वाला, दोनों का जो एवरेज आएगा वो उसके बीच वाले का होता है। वहीं पर हमारे लोथर मेयर साहब थे, वो क्या कर रहे थे कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर अगर हम रखते हैं तो वहां पर क्या होगा, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान मिलेंगे हमको। कुछ इस प्रकार से उन्होंने ग्राफ फार्मूला दिया हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया हुआ था। अगले हमारे द्विमित्री साहब, जो मेंडलीव नाम से हम जानते हैं, इन्होंने बनाया था, काफी अच्छा बनाया था उन्होंने, और इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था दोस्तों। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जबकि हमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे रखना है। और वहीं पर इन्होंने निष्क्रिय गैसें जो हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो ये गलती उन्होंने कर दी थी। और इन्होंने जब करा था क्योंकि निष्क्रिय गैसों का तब पता नहीं लग पाया था, तो इनके जो आवर्त थे 6 आवर्त थे और 8 समूह थे, इन्होंने जो बताया था, जो भी टेबल दिया था। यहाँ तो मैंने बता दिया आपको कि 6 आवर्त थे और 8 समूह थे मेंडलीव साहब की उसमें, लेकिन आप बताना है आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कितने समूह हैं। समूह मतलब ऐसे ऐसे वालों बोलते हैं, और पीरियड बोलते हैं इनको, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आप बताना कितने समूह हैं और कितने पीरियड हैं, यानी कि आवर्त हैं, कब, आधुनिक आवर्त सारणी में। आगे बढ़ते हैं, अगला है फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र यानी कि एसडीसी का उद्घाटन डैश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ये क्वेश्चन अब आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन 2024 में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हुआ है हाल ही में, तो उनको आप लोग थोड़ा सा नजर बना के रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसमें से क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य, यानी कि जो केंद्र भी सम्मिलित होगी और वहां पर राज्य सरकार भी होगी, दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में अभी जो विषय हैं वो है कुल 52 विषय रखे गए हैं, जिसमें से दोनों नियम बनाती हैं। ठीक है, अच्छा आप बताना शिक्षा कौन से विषय में आता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर केंद्र सूची। राज्य सूची का मतलब है जिसमें राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, राज्य सरकार कहलाते हैं। और इसमें जो राज्य सरकार है उसमें कुल 61 विषय हैं दोस्तों। पहले 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब 61 विषय हैं राज्य सूची में। वही संघ सूची की अगर हम बात करें तो संघ सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार पर नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार उन पर नियम कानून को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या उनके नियम को बदल सकती है। केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची में कुल 100 विषय रखे गए हैं, जबकि राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सरकारी सूची तो कुछ भी नहीं है, समझो कि ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो जो राज्य सूची होती है इसमें कौन कानून बनाएगा, राज्य की विधानसभा जो होगी वो बनाएंगे उसका कानून। ठीक है, आगे बढ़, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है भाई, तो जो जो पूछा गया उसको देखते हैं। तो देखो उन लड़कियों की संख्या बताता है जिसके पास अतिरिक्त शर्ट हैं,
गोला जो बताता है, यानी कि ये वाला जो आप गोला देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये किनको बता रहा है कि जिनके पास अतिरिक्त शर्ट हैं, और ये किसको दिखाता है, जिस अतिरिक्त पैजामे हैं। तो आप ऐसे कर लो, देखो लड़कियां वड़कियां सब ऐसे दिया फालतू की चीजें, लड़कियां फालतू में ही दिया है। शर्ट दिया है, गोला वाले को शर्ट मान लो, और ये जो दिया है ना षटभुज, इसको पैजामा मान लो, षटभुज पैजामा है, और अतिरिक्त स्कार्फ नहीं है इनके पास, तो ये ऐसे लोग हैं, बने हुए हैं रेक्टेंगल पे। वहीं पर जिनके पास अतिरिक्त स्कर्ट है वो त्रिभुज में है। बस इतना सा आप जान लो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि कितनी लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पैजामे हैं। तो अतिरिक्त शर्ट कौन सा आ रहा है, अतिरिक्त शर्ट आ रहा है इस पे, गोला वाले पे आ रहा है, तो ये गोला वाला हम लेंगे पहले तो, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद कह रहा है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त से स्मार्ट या गोला पे आएंगे अतिरिक्त शर्ट वाले। स्कार्फ की बात हो रही है, अतिरिक्त स्कार्फ किसके पास है, जो ये इस पे आ रहा है। तो देखो हमें आ तो इधर भी रहे हैं बहुत सारे, ये इनको नहीं लेना क्योंकि हमें गोला को भी लेके चलना है। तो इतने इतने के बीच की अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है पैजामे की बात है, तो पैजामा किस पे आ रहा है, षटभुज पे आ रहा है। तो षटभुज पे केवल इसमें आ रहा है, देखो इतने में आ रहा है, आ रहा है ना षटभुज। तो देखो, तो षटभुज वाले को हम यहाँ से ले लेते हैं। षटभुज वाला हमारा आ पूरे में रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैच हो रहा है, लेकिन हमें ये भी लेके चलना है। तो ये भी लेकर अगर हम चलेंगे तो ये मैच होगा ना, इतना वाला हिस्सा लेना है, और इतने में ये वाला, तो ये वाला केवल 7 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जहां पर भी 7 लिखा होगा। तो देखो चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो देखो 5 से बड़ी होना चाहिए, 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। चलिए भाई, अभाज्य 5 से बड़ी में क्या आएगा, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी नंबर से कटे ही ना, वो सिर्फ अपने से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ वो संख्या हो खुद और 1 हो। तो देखो 7 होता है, 7 के बाद 9 आएगा नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, फिर आएगा 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं होगा, और 17 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ लो, तो देखो 17 13 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 8 30 10 40 और 8 48, तो टोटल आएगा 48। हमें बताना क्या है, योग का 1/3, तो 1/3 करिए तो 3 कम 3, 3 छंग 18, 16 आया। 1/3 करने पर इसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग के बराबर, तो ये बताओ ये किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 ही होता है, तो बस सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो इस सम व्यवहार में, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, प्राप्त प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है भाई, तो 5/4 के बराबर है कौन, विक्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, बेच दिया 5 रुपए की दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस जितने का बेचा है, और ये है कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने का हमने खरीदा है, ठीक है। अब देखो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है सीपी और एसपी दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपए का। भाई 4 हटा दो 5 में से, तो 5 - 4 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए खरीदे थे, गुणे में 100 करिए। यहाँ पर जब इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 टू जा 10 हो जाएगा, और 2 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा वो आएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा है। और इसमें कहा जा रहा है कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, यानी कि जो लोक नृत्य कजरी है इसका संबंध है किससे है, तो मानसून से संबंधित है, ठीक है। तो मानसूनी है ये, कजरी लोक नृत्य से संबंध है। और ये जो है मिर्जापुर, आप जानते होंगे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य कहा जाता है। वहीं पर देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कि रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी, कजरी, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि आप लोगों के यहाँ सबसे जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो कौन सा नृत्य है, आप लोग बताना। देखो एक मैं आपको बता दूं कि एक होता है कथक, जैसे मैं बताया उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, तो वहीं एक आता है कथक कली, ठीक है। कथक कली जो होता है वो बहुत बार पूछा जाता है, ये है केरला का, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ सबसे फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है। अगला है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। तो मानव पूंजी परिवर्तन से
शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान केंद्रित होगा। हालाँकि हमारे देश में ना तो अब शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही स्वास्थ्य पे, रियलिटी पे अगर देखा जाए तो, ठीक है? तो शिक्षा स्तर का बहुत ही लो है, इस वजह से देखो कि शिक्षा का जो लेवल है, बहुत ही नीचे जाता है। जो सरकारी स्कूल हैं, उन पे शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरता चला जा रहा है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि अभी तो नहीं हो पाया। अब देखो शिक्षा मंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वहीं पर देखो स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो ये है जेपी नड्डा। जेपी और नड्डा जी हैं। तो जेपी का मतलब है जगत और पी से प्रकाश, तो जगत प्रकाश नड्डा याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है एक दो बार, हो सकता है पूछ लिया जाए। जैसे पूछा गया था एक बार कि एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो एपीजे का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है? एक बार पूछा था, ये ग्रुप डी में पूछ लिया था। तो एपीजे का फुल फॉर्म मैंने बताया भी था आपको पिछले जस्ट वीडियो में, तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। जिन्हें पता है एक बार कमेंट सेक्शन बता देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो देखो, अब छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में आप देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या है 361, तो आप इसको लो सबसे पहले 361 को, ठीक है? अब कह रहा है कि 9 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, तो आप इसमें से 3 घटा दो आप सबसे पहले। तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 361 है, तो ये कितना बचेगा, 358 बचेगा, ठीक है? मान लो कि हमने 3 घटा दिया। अब ये जो 358 है, तो 9 से विभाजित करना है, और 9 से विभाजित करने के लिए मतलब होता है कि सम करने पर हमें ये डिवाइड हो जाए सारा का सारा 9 से, ठीक है? जैसे देखो 3 प्लस 5 प्लस का 8, तो 3 दो माफ कीजिएगा, 3 5 8 और 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16। तो आप बताओ क्या 16 से 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा, बाकी से कट जाएगा तो भी हम कहेंगे गलत ही है, क्योंकि सबसे कटना चाहिए, 9, 8, 10, 12 सबसे, ठीक है? तो अब मैं ऑप्शन लेकर दिखाता हूँ आपको, ये वाला 363, क्योंकि उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 363। सबसे छोटा बोला था तो सबसे छोटी शुरुआत करेंगे। अगर बोलता सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी लेते आप ऑप्शन में से, तो 363 लिखा है। इसमें से कह रहा है 9 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना बचना चाहिए? 3। तो जो 3 बच रहा है इसका मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा होगा, तो 3 आप हटा दो तो कितना बचेगा? 360। अब इस 360 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो आप डायरेक्ट 9 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने कि सारे डिजिट को आप सम करिए, 3, 6 और 0, तो कितना आ रहा है? 9। तो ये जो आया है सम, क्या ये 9 से विभाजित है? तो बिल्कुल विभाजित है, तो ये तो हो गया। तो 9 से तो हमें पता चल गया कि विभाजित है। अब 360 61 में क्यों नहीं 63 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 3 में घटा करके चल रहा हूँ, ठीक है? अब 10 वाले को देखो, 10 से विभाजित यानी कि लास्ट में 0, 10 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा ना? अब 12, 12 का मतलब होता है कि इससे अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 फैक्टर किसका होता है? 3 का और 4 का। 3 का मतलब सारी डिजिट का योग कर लो, 6 3 9, और देखो 3 से कट जा रहे हैं 9। वहीं 4, 4 का मतलब होता है जब 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं, यानी कि 60 है, वो 15 चौको 60 कट जाएगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे सारे के सारे नंबर से कट जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर आता होगा तो आप सेकंडों में बड़े से बड़े क्वेश्चन को उड़ा कर रख देंगे। और अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा आपको, संख्या विभाज्यता नियम के नाम से, तो उस पे क्लिक करना, उसकी वीडियोज़ आपको कंप्लीट मिल जाएँगी, जहाँ मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो ये था 2013 में, क्योंकि 2013 के में क्या था? नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। जैसे मान लो कि ईवीएम है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम है, उसको उसमें से अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, आप उनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप किसको देंगे? नोटा। नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है? आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। तो देखो इस टाइप से कुछ होता है, तो ये देखो वीवीपैड होता है, जिस पर मान लो कि आपने ये दबाया, अंगीठी दबाया, तो यहाँ पर बन के अंगीठी आ जाएगा। तो जब आप वोट देते हैं तो ये दबाएंगे बटन, तो इसमें लाइट जलेगी, आवाज़ आएगी बीप की, और इसके बाद ये पर्ची आपको दिख जाएगी और ये अंदर चली जाएगी, ठीक है? अब मान लो इनमें से जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, सबके चुनाव चिन्ह है, उनका नाम लिखा है आगे, और आपको कोई पसंद नहीं आता है, तो नीचे की तरफ ये सबसे होता है इनमें से नोटा। मतलब इस बटन को आप दबा दीजिए,
तो समझ जाइए कि हमने किसी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, ऐसा होता है। क्वेश्चन, भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सरकार द्वारा दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू करी गई थी। वो उस वक्त के हिसाब से देखा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और वहीं पर देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये इसकी भी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी, लेकिन 2015 में ही इसकी भी हुई थी। वहीं पर देखो फसल बीमा योजना है, ये काफ़ी अच्छी है फसल बीमा योजना। इसमें शुरुआत हुई थी 13 जनवरी को 2016 में। फसल बीमा योजना में अगर आप अपनी फसल का बीमा करवाते हैं तो आपको नुकसान होने पर, जैसे कि ओला गिर जाना या अत्यधिक बाढ़ आना, कुछ आना, तो उसमें अगर फसल आपकी बर्बाद होती है तो आपको उसका क्लेम मिलता है। दोस्तों एक रह गया शायद परंपरागत वाला बताने के लिए। तो देखो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इसकी शुरुआत भी 2015 में ही हुई थी। तो आप यहाँ से जरा दिमाग लगाओ कि पेपर हुआ था 2019 का नोटिफिकेशन का, जो कि हुआ था 2021 में, लेकिन पूछा कब का गया है, 2015 वाला। तो आप बताओ कितना पीछे का पूछा है। तो ये क्यों पूछा है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार, वो 2015 में भी वही थी और आज भी वही केंद्र सरकार है। तो इस वजह से जब कभी सेम आती हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार सेम होती हैं, तो उनकी योजनाओं को लागू रखा जाता है। तो वो योजनाएं अगर अभी भी चल रही हैं, सरकार भी वही चल रही है, तो उनकी योजनाओं को पूछा जाता है, भले ही वो पुरानी हो चुकी हो। ठीक है, तो इस बात, जैसे मान लो कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, मैंने एक वीडियो में बताया था स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है। ठीक है, अगला है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में। और जितनी भी इकाइयां हैं, ठीक है, इसमें से कुल 5 इकाइयां हैं वहां पर तमिलनाडु में, तूतीकोरन में। 5 इकाइयां जो हैं सभी की सभी कोयले पर आधारित हैं। ये अपने आप में एक अलग बात है। तो कोयले से आधारित हैं, सभी कोयला आधारित हैं। ठीक है, तो याद रखने के 5 होती हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ फोटो में आपको। ये देखो, ये पूरी की पूरी क्या है, एक यूनिट है, थर्मल पावर यूनिट है तूतीकोरन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, ये वाला सारा का सारा। ठीक है, और ये है एक और है मेरे पास, ये देखो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है पूरा का पूरा, कितना बड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ कोयला जलाया जाता है इन सब में, तभी यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो दोस्तों हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके आगे आने वाले पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने डिस्क्रिप्शन भी देखे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग वीडियो बताया था कि जैसा भी हम ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों आप चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, जब आप वीडियो को देख रहे हैं, तो कौन है, सीएम कौन है महाराष्ट्र के? आप लोग जरा बताने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप 2024 की नोटिफिकेशन वैकेंसी में आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर रेलवे संबंधित सारे कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे वो जीएसजी के साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी इच्छा रहती थी कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, वहाँ के एम्प्लॉय जो है उनसे पूछिए, तो हमने कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं जा करके उनके पास जमीन ग्राउंड पे, कि क्या काम होता है रेलवे वालों का और कैसी सैलरी होती है, क्या बुक से पढ़ें, क्योंकि वो लोग सिलेक्टेड होते हैं तो उन्हें अनुभव ज़्यादा होता है। तो उनसे हमने ये भी पूछा है कौन कौन सी बुक अच्छी रहती है। तो अगर आप उस वीडियो इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो वहां से क्लिक करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अच्छी बात आपके लिए मैं एक चीज ये बताऊं कि अगर आप सच में रियली सीरियस हैं, 2024 में एक सीट पक्की करना ही चाहते हैं, तो आप जितने भी पार्ट्स हैं स्टार्टिंग से शुरू करिए। ठीक है, स्टार्टिंग शुरू करने से क्या होगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर तैयार होते चले जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, भले ही आप पूरे 5-5 पार्ट देखिए पर डे, या 6-6 देखिए, जितने भी आप देख सकते हैं टाइम के हिसाब से उतने पार्ट्स देखिए, कंटिन्यू देखिए। जैसे मान लो आज 1 से 5 देखा, अगले दिन 6 से लेकर 10 तक देखिए, फिर 15 तक देखिए, ऐसे करके तो 20-25 दिन में, 1 महीने में आपका एक कवर होता जाएगा। लेकिन अगर आप 10 पार्ट देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 पार्ट देख लीजिए, जितना भी आप देख पाएँ। 2 पार्ट देख पा रहे हैं तो 2 पार्ट देख लीजिए।
ठीक है? तो जो-जो वीडियो में हिंट दिया जाता है, उन पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं, उन पर फोकस करके चलना है। तो दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, इसकी लिंक नीचे है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। अगले पार्ट में फिर से मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।